नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, रायपुर सांसद श्री सुनील सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 साल आज पूर्ण किया है और किस तरह से ये सफ़र रहा, उस बारे में हम हमारे आज के मेहमान से बातचीत करेंगे। आज 1 साल पूरा हुआ है दूसरी पारी का केंद्र सरकार में भाजपा का, तो इस बीते 1 साल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये 1 साल इस देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक वर्ष रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सपना नहीं देखा था कि धारा 370 हट जाएगी, 35 से समाप्त होगा। आज़ादी के बाद में हम लोगों ने, जैसे लोगों ने सदन के अंदर दूसरी आज़ादी देखी, कश्मीर स्वतंत्र हुआ, लद्दाख स्वतंत्र हुआ, यूटी मिला उनको, पैसा आता था, पैकेज आता था कश्मीर के पास में, लेकिन वो लद्दाख तक के नहीं पहुंचता था। लद्दाख की जनता को ऐसा लगता था कि आज भी हम गुलाम हैं। वहाँ पर अलग कानून था, अलग पूरे संविधान थे, धारा 74, 73 देश के लिए आया, स्थानीय सरकार बनी, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं हुआ। और केंद्र की योजनाओं का भी लाभ जो है वो कश्मीर वासियों को, लद्दाख के भाई बहनों को नहीं पहुंचता था। एक उनके अंदर में कुंठा थी, आज़ादी नहीं थी, एक दायरे में उनको जीवन जीने का था। तो ऐसी स्थिति के अंदर में, और हम लोग बचपन से नारा लगाते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अब लग रहा है कश्मीर हमारा हुआ, देश का हुआ। ये अब कोई ये नहीं कहता था कि छत्तीसगढ़ भारत का अभिन्न अंग है या उत्तर प्रदेश बिहार भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कश्मीर को कहते थे हम लोग। लेकिन अब नहीं कहेंगे, अब वो हमारा हो गया कश्मीर। हमारी मुस्लिम बहनों के सर पे तलवार लटकती रहती थी कि 3 तलाक की, उन लोगों ने भी एक स्वतंत्रता महसूस की कि अब उनके सर से 3 तलाक के जो तलवार है वो समाप्त हुई। उनको भी अच्छे से जीने का एक अधिकार इस सरकार ने दिया। CAA कानून आया, उसके अंदर में जो हमारे भाई बहन लोग जो प्रताड़ित थे, अन्य देशों के अंदर प्रताड़ित थे, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किए जाते थे, ऐसे लोग जब हिंदुस्तान के अंदर में आए और अपने ही देश में आके और अब उसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे, न दुकान व्यवसाय खोल पा रहे थे, न घर ले पा रहे थे, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक कानून आया कि वो लोग भी अपने देश के अंदर में मान स्वाभिमान के साथ में रहें, बिजनेस करें, देश की सेवा के अंदर में भागीदार बने। तो ये भी एक बड़ा कानून आया। और बहुत लंबे समय से कि अयोध्या के अंदर में भगवान राम जी का मंदिर बनेगा, ये लोगों का एक आस्था का भाव था। उसके लिए भी एक रास्ता किया, सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद में तत्काल जो है वहाँ पे ट्रस्ट का निर्माण हो गया। अब वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनेगा, रामलला जी वहाँ विराजमान होंगे। ये हमारे एक आस्था का केंद्र है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस देश के अंदर में वर्तमान समय के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व के साथ में जो लोगों को लगता था ये नहीं हो सकता, वो सारे काम हो रहे हैं। आज सभी वर्गों को न्याय मिले, अच्छे व्यवसाय चले, किसान उन्नति और प्रगति करे, उसको भी 6,000 रुपए सम्मान निधि के तौर पे उसके खाते में जमा करना, जनधन योजना को लागू करना, करोड़ों लोगों के अकाउंट खुले। किसी समय में सरकार के प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अब खाता खुला, पूरा पैसा पहुंचता है। वही हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी का जो दौर चल रहा है, आपने गिनाए कि बहुत ही अच्छे काम इस 1 साल के दौरान हुए हैं, और अभी जो एक हम मौजूदा हालात को देखें तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले हम उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो जी मैडम, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी जसविंदर जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, सांसद महोदय जी को नमस्कार। नमस्कार जी। जसविंदर जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। देना चाहता हूँ, जब वो महापौर थे जब वो रायपुर शहर के महापौर थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छी योजना लागू की।
महोदय, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप श्रमिक भाइयों और गरीब भाइयों के लिए क्या क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या क्या करेगी? विस्तृत जानकारी दे दें। बिट्टू जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि एक महापौर के रूप में जो इस शहर की सेवा करने का अवसर मिला, ईमानदारी से मैंने सेवा किया। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन ये लॉकडाउन के समय में आप लोगों के साथ में न्याय हो, एक सांसद के रूप में मैं एक दिन भी घर में नहीं रहा। सामाजिक संस्थाओं को सबको साथ लेकर जो है हमने कोशिश की है कि जिसके घर में अन्न नहीं पहुंचा उसकी भूख शांत करने के लिए उस तक के अन्न पहुंच जाए, गर्म भोजन पहुंच जाए। कहीं पर जो है कोई आपको तकलीफ़ है वो तकलीफ़ों को दूर हो जाए। और केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं लाई। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, उस पैकेज के अंदर में जनधन योजना में 500 रुपया पहुँचना, किसान के खाते में पैसा पहुँचना और तत्काल जो राहत मिले, उसके लिए 62,000 करोड़ रुपए का जो मनरेगा का था उसमें 40,000 करोड़ रुपया और दिया, ताकि लोगों के हाथ में काम मिले, रोजगार मिले और उस पैसे से जो है वो अपना जीवन यापन करें। इस प्रकार से अनेक योजनाएं केंद्र सरकार ने भी जो है अनेक लाभ जो है वो इस कठिन समय के अंदर में देने का प्रयास किया है। राज्य सरकार को भी जितने धन की आवश्यकता थी वो सारे धन जो है केंद्र सरकार ने उनको उपलब्ध कराया। अब राज्य सरकार को खर्च करने की बात है कि वो किस मद में किस प्रकार से खर्च करती है, और ये कोरोना जैसी महामारी से हम सब लड़ें और विजय प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आपसे बिट्टू जी यही आग्रह करूंगा कि आपके आजू बाजू में कोई तकलीफ़ में है तो उसके भी हम सहयोगी बने और उसको भी हम इस बात का भरोसा दिलाएं कि हम में आस पड़ोस के लोग सारे लोग आपके साथ में। जी, हालांकि आपने हमारे सवाल का जवाब बिट्टू जी के जवाब में दे ही दिया कि आज के मौजूदा हालात में केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से मदद कर रही है, क्योंकि वो जो बीता साल है उसमें ये 3-4 महीने भी बहुत ही मुश्किल भरे दौर में रहे और ये समय आगे आने वाले समय तक भी काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो वर्तमान में जो पूरा विश्व जूझ रहा है इसमें, जी, विश्व के अंदर में उससे भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन अपने देश ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे देश के अंदर में किसी को तकलीफ ना हो। 3 लाख करोड़ रुपए का जो एक पैकेज दिया है जिससे हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम वर्ग के उद्योग खड़े हों, लोन मिले उनको। अब कहते हैं कि लोन दे रहे हैं आप, अरे भाई उन्होंने लोन ही मांगा था, उन्होंने कहा था हम खड़े होना चाहते हैं। वो खैरात में कोई चीज व्यापारी नहीं चाहता, वो खड़ा होना चाहता है। तो ये आने वाले लॉन्ग टर्म में जो है जो नए भारत का निर्माण, जो एक है विजन आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और इसके अंदर में 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, तो हमारे देश के अंदर में स्वदेशी जो निर्माण होगा उससे देश आगे बढ़ेगा। और इसके लिए डिमांड के लिए भी बहुत सारे रास्ते खोले हैं केंद्र सरकार ने। तो आने वाले समय के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत बने, ताकतवर भारत बने। हमारे यहाँ जो निर्माण हो रहा है उसकी खपत हम बाहर भेजें, अच्छे ब्रांडेड हम बनाएं जिससे कि विश्व उसके अंदर में आकर्षित हो। तो ये अवसर मिल रहा है, इस अवसर का लाभ मिलेगा, देश खड़ा होगा आर्थिक स्थिति। जी, वही कहते हैं कि कोई भी परेशानी है तो वो अपने साथ नए अवसर भी लेकर के आती है और वही हमारी केंद्र सरकार उसको देख रही है और उस तरह से पूरा प्लानिंग भी चल रही है। जैसे जसविंदर जी ने भी पूछा और हम भी जानते हैं कि आप रायपुर शहर के 2 बार महापौर रहे हैं और उस कार्यकाल के संबंध में हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर आ गए हैं। हेलो। हेलो मैम। जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो मैम। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं अनुपम शुक्ला मैम। जी अनुपम जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, मैं पहले मोदी सरकार को 1 साल के लिए बधाई देना चाहता हूँ मैम, जी 1 साल कंप्लीट होने पे। धन्यवाद। आपको भी बधाई। जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है मैम, जो कि इस टाइम पे कि लॉकडाउन पे जो हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है मैम, या हिल चुकी है, इसके लिए मोदी सरकार कौन से प्लान ला रही है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके तरीके से? जी, ये फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं कि किस तरह के प्लान और किए जाएंगे कि आगे महिलाओं को और भी लोगों को सशक्त किया जा सके। देखिए, हमारी बहनों के लिए भी केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं दी हैं। ये जो कौशल उन्नयन योजना है, इससे जो महिला समूह में जो हमारी बहनें काम करने वाली है, और बहुत सारी योजनाएं आप देखेंगे, ये जनधन योजना, उसके खाते में पैसा जाना, खड़े हो वो मुद्रा बैंकिंग योजना,
50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन, इस प्रकार का एक अनेक योजनाएं जो हमारे भाई बहन सबके लिए है। और ये एक ऐसा अवसर मिला है, इस समय में आत्मनिर्भर भारत एक नारा नहीं है, ये एक धरातल पर उतारने वाला एक अवसर है कि हम कैसे निर्माण करें। जो हमारी बहनें ग्रामीण में रहने वाली जो हमारी बहनें हैं वो आत्मनिर्भर हो, खड़े हो, उनके प्रोडक्ट जो है वो शहरों के अंदर में आए, बड़े प्रोडक्ट होंगे वो अन्य देशों के अंदर में जाएंगे। तो ये अवसर है, इस अवसर को हम मानसिक तनाव से मुक्त होकर जो है अगर हम विचार करेंगे तो आने वाला समय जो है एक स्वर्णिम समय होगा। और ये एक झटका है, जब कोई व्यक्ति को झटका लगता है तो वो अपने पांव पे खड़ा होता है। अब ये देश अपने पांव पे खड़े होने जा रहा है। जी, जैसे हमने इस दौरान में देखा कि टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, अगर हम देखें आगे बढ़ने में, डेवलपमेंट की। और इस दौरान टेक्नोलॉजी की क्या महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, वो भी समझ में आई है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने एक डिपार्टमेंट ही अलग से बनाया हुआ है कि जो सारी टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों पर नज़र रखता है। तो ये कितनी दूरदर्शिता है सरकार की और किस तरह से इसका फ़ायदा देश को होगा? देखिए, टेक्नोलॉजी और सूचना में हम बहुत आगे निकले हैं जी। और इसके प्रसार के अंदर में, और यही समय है कि हम एक विश्व में जो है अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। आज हाउडी मोदी जी, जो अमेरिका के अंदर में हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति आए, अनेक देशों के अंदर जहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, जिन देशों के अंदर में एक भारत की उपस्थिति दर्ज हो रही है, विश्व के अंदर में एक अलग हमारा स्थान बना, अलग इज्जत बनी है। आप देखेंगे ट्रंप आए यहाँ, नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद के अंदर में हुआ, राष्ट्रपति जी आए, शक्तिशाली देश जो है अमेरिका, उससे हमारे संबंध अच्छे बने। तो ये वहाँ से जितनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान जो हो रहा है कि नए जो खोज हो रही है, उससे हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को एक बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है, नए काम करने के अवसर मिल रहे हैं। कोरोना के अंदर में हम लड़ने के लिए कैसे हम वैक्सीन बनाए, पूना से लेके हर जगह इसके काम हमारे चालू हो गए। विश्व की नज़र है हमारे ऊपर में कि पूरा विश्व देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है, और भारत इस 133 करोड़ का देश जो है वो कैसे लड़ रहा है कोरोना से। और इस ओर हमारे जो दवाइयाँ हैं वो पूरे विश्व के अंदर में डिमांड आ गई है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर में आगे बढ़ रहे हैं, और वो पिछड़ा भारत नहीं रहा, एक आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो 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 जी। हाँ, भागवत निर्माणकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोला था। नमस्कार, राम राम जी। आप भी नमस्कार भाई, जय जोहार। जय जोहार। और सोनी जी सुनना, मोर प्रश्न ये है कि एक वर्ष पूरा हमारे केंद्र सरकार की योजना के उनके मतलब मिला है, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई केंद्र सरकार भी। आप लोग भी बधाई। प्रश्न ये है कि जैसे कि आप संसदीय क्षेत्र में आप सांसद भी हो, महापौर भी रहे हो, तो रायपुर जैसे संसदीय क्षेत्र में चकाचक करे हो, आज तरक्की में, वैसे आप अपन संसदीय क्षेत्र ग्रामीण कैसे लागू लाना है, लाइट में लाना है। वही प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला भविष्य में आपके रायपुर ला देख करके हमारे बेमेतरा जिला के संसदीय क्षेत्र भी ग्रामीण एरिया का आगू आवा, एक बारे में आप सुझाव देखो। देखो भाई, ग्रामीण इलाका भी आगे आएगा, उसके लिए सरकार के अंदर में, राज्य सरकार के अंदर में इच्छा शक्ति होगी, काम करने का अगर कहीं मादा होगा तो आएगा। जो सारे लोग एक महापौर के रूप में अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं तो 1 मिनट में मैं आपको पूरा कि इस शहर को, खाली एक रायपुर शहर जो है एक बड़े गांव के रूप में जाना जाता था, इसको एक राजधानी का आकार देने का अवसर मिला। और जब इसको राजधानी का आकार देने का अवसर मिला तो उस समय में जब मैं ट्रैफिक सिग्नल लगा रहा था, लोग हंसते थे, कौन रुकेगा। ट्रैफिक हमारा बस चलाने का सोचा तो लोग हंसते थे कि बस कहाँ पर चलेगी, कौन सी सड़क है यहाँ पर। तो ये शहर को 150 MLD का फिल्टर प्लांट, 27 टंकियाँ, रॉ वाटर सेंटर, आपका राइजिंग लाइन, ये सब बिछा के कि आने वाले 50 साल तक के ये शहर पानी समस्या से मुक्त, और किया है उसको। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए 113 करोड़ रुपए छोड़ के मैं आया था, जिसका टेंडर हुआ पिछले 8-10 साल से, अभी चालू हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। एक अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का, देश का स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होने के नाते
इस पूरे छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिले, अर्बन क्षेत्र के अंदर में इसका भी प्रयास मैं लगातार कर रहा हूँ। राज्य सरकार अगर कोई प्रस्ताव बनाकर देती है तो उस प्रस्ताव को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने सांसद बनने के बाद भी पहली बार ही मैंने कहा था, एक मंच पे मैंने, जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, सारे मंत्री थे, वहाँ भी मैंने इस बात को दोहराया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद जरूर हूँ, लेकिन केंद्र की यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसको रोकने के लिए मैं सांसद नहीं बना, उसको लाने के लिए बना हूँ। इस धरती में, छत्तीसगढ़ की धरती में सबको लाभ मिले, इस सोच के साथ में हम सांसद के रूप में काम करेंगे। योजनाओं को रोक के लोगों को प्रताड़ित करना, उनको योजनाओं का लाभ ना मिलना, इसलिए सांसद नहीं बने भाई। तो एक अनेक समितियों में भी बनने के कारण जो है, जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को भी हम पूरा करेंगे कि आने वाले समय के अंदर में अर्बन क्षेत्र के अंदर में और भी डेवलपमेंट हो, पानी मिले, लाइट मिले, सफाई व्यवस्था ठीक हो। एक स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया है उसमें हम सबको भागीदार बनना चाहिए, और उसके पीछे एक बड़ा विज़न है कि अगर स्वच्छ भारत होगा, उसके अंदर अपना गली मोहल्ला, अपना शहर, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम स्वच्छ होंगे तो अस्पतालों के अंदर में भीड़ समाप्त होगी, एक स्वस्थ नागरिकों की इस देश के अंदर में फौज खड़ी होगी। ये प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उस सपने में हम लोग सब सहभागी बने। और देखिए, स्वच्छता अभियान का आज के अगर हम सिनेरियो में देखें तो कितनी महत्ता बढ़ जाती है कि आज अगर जिस तरह की परेशानियां या महामारी से हम जूझ रहे हैं, वहाँ पर स्वच्छता का कितना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? मैं केशव राम साहू, ब्लॉक आरंग, जिला रायपुर से। जी हेलो जी जी, केशव जी पूछें, क्या सवाल है आपका? मैं केशव राम साहू, ग्राम ब्लॉक आरंग ब्लॉक से, जिला रायपुर से। जी पूछिए, क्या सवाल है? मैं सोनी भैया को बधाई देता हूँ चलो आप 1 साल सांसद होने से। मेरा आरंग क्षेत्र में विकास। जी जी पूछिए। केशव जी अपना सवाल पूरा करिए। कि हम किसान हैं, छोटे किसान हैं जी, छोटे किसान हैं हम जी तरक्की नहीं हो पा रहा है, तो हमारा आरंग क्षेत्र में कुछ सोनी भैया से अनुरोध है कि वो आगे बढ़। जी, अगर किसानों के लिए। मैं केशव भाई परसों आया था आरंग में मैंने अधिकारियों की बैठक भी ली था। आरंग नगर पालिका भी एक अच्छा बनेगा, अपना आरंग पूरा जो विधानसभा है उसमें अनेक योजनाओं का लाभ मिल जाए। मनरेगा ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें लोगों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी मैंने समीक्षा किया। अभी आरंग के अंदर में बहुत जल्दी सबके घर में अच्छा पानी मिल जाएगा, उसका काम तेज़ी से चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम का काम भी चल रहा है। अनेक योजनाएं जो है वो आरंग के अंदर में चल रही है, और आने वाले समय में आरंग अच्छा बनेगा। ये केशव भाई आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे 9 विधानसभा में अच्छा काम होगा और आपको कभी भी सांसद से शिकायत नहीं होगी। जी, अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने भी कहा कि किसान है, और अगर हम ये जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, हालांकि अब इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी प्रतिशत अभी भी कृषि पर निर्भर है हमारे कई किसान। अगर तो केंद्र सरकार की हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में किस तरह से उनका योगदान रहा है और कैसे किसानों को इसका फ़ायदा पहुंचा है? देखिए, कृषि के क्षेत्र के अंदर में भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए जी। वो एक अब आय जो है उसकी देवड़ी नहीं दुगनी हो उसकी, जी। तो उसकी और अनेक कदम जो है वो सरकार उठा रही है। फसल बीमा योजना, बेमौसम पानी गिर जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, उस किसान टूट जाता है, बिखर जाता है जी। और उसको बहुत सारे मेहनत करने के बाद में, पसीना बहाने के बाद में उसको उतना पैसा प्राप्त नहीं होता। पिछले कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में जो है समर्थन मूल्य 200 रुपया एक साथ बढ़ा है। पूरे देश में पहली बार आप देखेंगे अनेक सरकारों ने कभी समर्थन मूल्य में 25 रुपये बढ़ाया, कभी 50 रुपया बढ़ाया। आप इतने वर्षों की कांग्रेस सरकार के अंदर में देखेंगे कि 75 रुपया हाईएस्ट रहा है, 200 रुपये बढ़ाया।
ताकि आप किसान जो है और किसान को कोई असुविधा ना हो, उस और अनेक योजनाएं बनाई है। इसके किसान के ऊपर में कभी बात करने का अवसर मिलेगा तो लंबे समय तक के मैं किसानों को भी बताऊंगा और उनको उनके जीवन को सीधा जो है कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, उनके बीमे की योजना से लेकर सारी योजनाएं जो है उसको लाया है। और ये किसान सम्मान निधि का अर्थ यही है कि उसको थोड़ा राहत मिले, वो खड़ा हो, उसको बीज ले वो पे। तो ये स्थितियां हैं, उसके अंदर में अनेक योजनाएं और भी आने वाले समय में आएगी किसानों के लिए, और उनके लिए प्रयास जो है वो केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से कर रही है। जी, जैसे हमारे दर्शक भी सवाल कर रहे हैं और हमने भी एक बार सवाल किया था कि आप 2 बार महापौर रहे हैं रायपुर शहर के, और आपने कहा भी अपने एक जवाब में कि छोटे से गांव से या बड़ा गांव था उसको आपने एक राजधानी का रूप दिया। तो किस किस तरह की परेशानियां आई और क्या आपकी सोच, क्या विजन था, और आपको लगता है कि वो पूरा हुआ है या अभी आगे और भी आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बढ़ावा हो? देखिए, उस समय मैंने एक काम किया था जी 2005-2010 जी कैसा रायपुर होना चाहिए जी तो एक सपना देखा था मैंने। उसके अंदर में 10 सेक्टर मैंने बनाया था कि लोगों को पानी मिलना चाहिए, कि जो बार बार आंदोलन होते हैं ये बंद होने चाहिए, उसका हक है, उससे हम जल टैक्स लेते हैं, सफाई व्यवस्था ठीक होना चाहिए, बिजली ठीक होना चाहिए। उस समय में डिवाइडर की एकमात्र सड़क मुझको विरासत में मिली थी, जयस्तंभ चौक। पूरा शहर में एक डिवाइडर हो, ट्रैफिक समस्या दूर हो, तो उसके लिए हमने राइट्स कंपनी को हायर किया। भारत सरकार का उपक्रम था कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होना चाहिए, उसको हमने लागू किया। सड़कों का चौड़ीकरण किया, लेकिन किसी को बेघर और किसी को बेरोजगार नहीं किया। किसी के सीने पे मैंने बुलडोजर नहीं चलाया। पहले अटल आवास में मकान बनाया, लगभग 1800 दुकानें बनाई। किसी का दुकान तोड़ा, उसके हाथ में चाबी दिया। मकान किसी का झुग्गी झोपड़ी टूट रहा, उसके हाथ में हमने चाबी दिया, ताकि एक मानवीयता भी कोई चीज होना चाहिए। शहर सुंदर हो जाएगा लेकिन व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, तो ये स्थिति ना हो। उस समय में आज भी मुझको कई लोग अपशब्द कहते हैं इस बात का कि जब मैंने ब्राह्मणपारा की सड़क का जब चौड़ीकरण कर रहा था, आमापारा से लेके तातियापारा तक के, और तातियापारा से शारदा चौक, आज 12 साल गुजर गए, अब इतना सा हिस्सा चौड़ा नहीं कर पा रहे हैं, और कहते हैं सरकार पैसा नहीं दे रही। अरे भाई, सुनील सोनी भी 70-30 में लोन लेकर उसको चौड़ीकरण किया था। मेरे को भी किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया था, हमने भी उसका रास्ता निकालना। आपको शहर को ठीक करना है तो आपको कहीं ना कहीं निर्णय लेने और निर्णय को तत्काल लागू करना चाहिए। आज दुख होता है इस बात का, 1.5 साल हो गए इस सरकार को, आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, इस सरकार को लटका हुआ है वो पाथवे जो है वो क्या बनाने जा रहे हैं आप जो है वो जयस्तंभ चौक से लेके पूरा शहर जो है वो ऐसा लगता है गिर जाएगा हमारे सर के ऊपर में। आप तोड़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, निर्णय क्यों नहीं लेते भाई? ये शहर पीछे जा रहा है। इस शहर के अंदर में मेरी जितनी योजनाएं जो है वो छोटा सा हिस्सा चौड़ीकरण नहीं हुआ, शारदा चौक तक के, दलदल सिवनी में 82 एकड़ का प्लाट एम्यूजमेंट पार्क बन जाए, ये शहर के लिए खड़ा हो यहाँ पर। अब उसको नाप रहे हैं, कभी बोलते हैं 72, इसका 68। अरे भाई, मेरा प्लाट नहीं है वहाँ पे, जितना है उसको लेके बनाइए वहाँ पे। तो ये आलोचना से शहर खड़ा नहीं होना है, इसको खड़ा करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं जनता से यही पूछता हूँ, ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर मैं काम नहीं कर पाया? चाहे गार्डन हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे सड़क का काम हो, नई सड़क का निर्माण हो, तो ये सारे काम जो है उस समय में हुए हैं और ये हमने एहसान नहीं किया। जनता ने विश्वास किया, उस पर खरा उतरना हमारा दायित्व था और ईमानदारी के साथ में वो सारे काम करके हम उसको परीक्षा में हमको पास होना था, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम बता सके कि हमको आपने वोट दिया तो हमने कुछ करके दिखाया। 1 साल हुआ है महापौर के रूप, सांसद के रूप में मुझको, आज 1 साल पूरा हो रहा है। इसके बारे में भी जनता पूछ सकती है कि मैंने 1 साल में क्या किया है। 1 साल के इस छोटे कालखंड के अंदर में सबसे बड़ी समस्या जो मेयर के रूप में देखता था मैं, जहाँ पे अनेकों लोगों की मौत हुई टाटीबंद चौक में एक्सीडेंट से, वहां पर ऐसा लगता था कि यहाँ इसको फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाते। 6 लेन 4 लेन फ्लाईओवर को अपने ही कार्यकाल के, अभी के कार्यकाल के अंदर सेंक्शन करवाया, टेंडर करवाया, स्वीकृति दिलाया, काम भी चालू करवा दिया। अब वो 6 लेन 4 लेन वहाँ पे बनेगा। उसके लिए मैं नितिन गडकरी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रायपुर की जनता की ओर से। सरोना स्टेशन को एम्स से जोड़ने का काम, वो आदमी जब
स्टेशन से उतरता है, बीमारी के लिए उतरता है, कोई कंधे पे धर के जाता है, 3.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, एम्स को ढूंढता है, पता पूछता है। अब केवल 342 मीटर व्यक्ति चलेगा और वहां पर रेलवे को और एम्स को सहमत करना 2 घंटे के अंदर। जी। ये सालों लग जाते हैं रेलवे को कन्विंस करने के अंदर। और रेलवे का हमने वहां पर 1 करोड़ रुपए खर्च भी करवा दिया, बाउंड्री वॉल बनवा दिया, नगर निगम वहां सड़क बना रही है, एम्स ने नया गेट 6वां नंबर गेट भी बना दिया, उसका लोकार्पण करना है। जी। हो जाएगा। एम्स भी आधुनिक बने और उसके अंदर में जो दिक्कतें हैं, एक एम्स का मेंबर होने के नाते एक अच्छे एम्स बनने जा रहा है वो। आने वाले समय के अंदर में इस एम्स के अंदर में छत्तीसगढ़ को आज जो कोरोना के महामारी के अंदर में केवल एम्स ही हमारे लिए एक सहारा बना, आने वाले समय के अंदर और बेहतर एम्स का निर्माण होगा, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को वहाँ पे स्वास्थ्य के अनेक लाभ मिलने जा रहे हैं। इसको मैं आज नहीं कहूँगा, बहुत जल्दी का ये सब सामान्य स्थिति आएगी तो बहुत सारी चीज़ों का वहाँ लोकार्पण होना है स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। जी जी। और एक कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है, वो भी अपग्रेड हो, उसका भी हमने प्रयास किया। रायपुर रेलवे स्टेशन एक अच्छी आधुनिकता है, वहाँ पे एक्सीलेटर आए, वहाँ पाथवे आए, ये सारी चीजें स्वीकृत हो चुकी है। अनेक काम आपका समय जी हो रहा है, तो मैं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सुनील सोनी जी, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे जानेंगे। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं मंगेश बोल रहा हूँ, बालोद जिला से। जी मंगेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। और संसद में पहले नमस्कार, जय जवाहर। जय जवाहर। सर, जैसे रायपुर को सुंदर बनाओ, वैसे बालोद जिला को भी सुंदर अच्छा बना दो ना, यही रिक्वेस्ट। सबो जगह काम हुई भाई, मोर तो इच्छा है कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा बनना चाहिए। और जौन सरकार के कोनो दिक्कत हुई वो दिक्कत ला हम पूरा करबो, ये मैं पहले ही बोले हूँ ये बात ला। केंद्र से जौन मदद की आवश्यकता हुई वो सबो मदद ला दिलाए के हमार काम है, हमार जिम्मेदारी है। सरकार प्रस्ताव बना के भेजे, कोरोना को बनाया है, एम्स को इसे बना दो सर। अब बालोद के कहाँ महापौर बनूं यार। सरोना स्टेशन बनाए, एम्स स्टेशन को दे। हाँ बन गए वो बन गए है। अब सीधा उतरबे ना वहाँ रेलवे सरोना स्टेशन में 342 मीटर चलबे, सांसद निधि से मैं वो दे के व्यवस्था भी करे हो, एक ऑटो रिक्शा जो है, जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ना, ओला भी हम दे देबो जी। सर, एक साल की बधाई हो। चलो आप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो जैसे आप बता रहे थे सोनी जी, आपने और भी बताया कि जो अपने सांसद के जो 1 साल का आपका कार्यकाल है उसके संबंध में आप बात कर रहे थे। देखिए, एक सांसद के रूप में अपने क्षेत्र के अंदर में जी जो भी काम पड़ेगा उसके सुख दुख में खड़ा होना, सारे कामों को करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी। मैं आज भी रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी मुझको ये ना लगे मैं सांसद बन गया। जी। उससे अहंकार होता है, घमंड होता है, आदमी के अंदर सहजता समाप्त होती है। तो उस सहजता के साथ में जिस रूप में मुझको जनता ने देखा है जी। और इतना बड़ी लीड जो है, 3.5 लाख वोट का जो लीड हुआ है, और अनेक क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां आज़ादी के बाद में 10 गुना लीड मिली है, तो एहसान है लोगों का। जी। एक और इसको एक मैंने सपना देखा है कि रायपुर लोकसभा के अंदर में जितने नगर पंचायत है, नगर पालिका है, ये सारे अच्छे बने, अपग्रेड हो। और रायपुर जैसा सुंदर बन रहा है तो नगर पंचायत, नगर पालिका भी अपग्रेड हो। तो इस और अगर सरकार सहयोग करेगी तो राज्य सरकार सहयोग करेगी, निश्चित तौर पे हम अच्छा बनाएंगे। और मैंने पहले दिन कहा कि मैंने भाषण दिया है, ईमानदारी से मैं काम करूंगा, और जनता ने उस आधार पे वोट दिया है। मैंने सांसद निधि को कहा ईमानदारी से बांटूंगा। सुनील सोनी को हिस्सा नहीं चाहिए, मैं इस चैनल में भी कह रहा हूँ, ये पैसा है, जनता का पैसा है, जनता को देना है, हम एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर केंद्र ने अगर एक व्यवस्था रखी एक सांसद के लिए कि वो 5 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र के विकास में लगाए, तो पैसा ईमानदारी से जाएगा। और सरपंच लोगों से भी, अन्य लोगों से भी कहता हूँ कि इसका सदुपयोग करो भाई। एक गांव को खड़ा करने के लिए अच्छा काम करो, बहुत बड़ी रकम तो है नहीं मेरे पास में। राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि कोई मेरे को अनेक मद जो होते हैं वो सीख रहा हूँ, पहली बार बना हूँ सांसद, तो बहुत सारे मद होते हैं, उस मद में भी हमको राज्य सरकार सहयोग करे और राज्य को और हमको सबको मिलकर एक बेहतर राज्य बनाना।
हम उस दायित्व से मुक्त नहीं हो रहे हैं। जी ये अपना ही प्रदेश है जी और ये प्रदेश अपना जब प्रदेश है तो एक सांसद हमको भी यहीं के लोगों ने वोट दिया, आपको भी यहीं पे वोट दिया है, तो हम मिलकर काम क्यों न करते? जी बिल्कुल एक विवाद खड़ा करके हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जी ठीक तो है। ये विवाद समाप्त होने चाहिए। एक और रायपुर लोकसभा के अनेक प्रस्ताव मैंने बनाए हैं जी और आज ही मैं आपके दूरदर्शन में कह देता हूँ, जी हो सकता है 5 साल बाद मुझसे कोई पूछेगा कि आपने बहुत कम प्रश्न किए हैं लोकसभा में, लेकिन मैं उस दिन उत्तर दूंगा कि काम बहुत किया है मैंने। जी। प्रश्न कम किया है लेकिन काम ज्यादा किया जी है। जी ये उत्तर देने लायक अपने आप को बनाने की कोशिश करता जी हूं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्टेट की या हम राज्य के को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी तरीके से देश को भी हमें बेहतर बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। और इस विषय पर केंद्र सरकार का क्या विजन रहा है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम कॉलर को ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी, कौन बोल रहे हैं? बोलिए मैडम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। रोहित कुमार साहू जी छत्तीसगढ़। जी रोहित जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? लाखा था जी मनरेगा में काम चल रहा है ना, जी उसमें ना मजदूरी। हेलो मैं रोहित आपकी बात समझ गया। मनरेगा के अंदर में जो मजदूरी है 182 रुपये था, अब वो 202 रुपये हो गया और वो मजदूरी आपको मिलना चाहिए, आपका हक है। और जो जितना व्यक्ति काम करता है, जो परिश्रम करता है, उतना मजदूरी उसको प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए भी मैंने सरकार के अधिकारियों से, राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत किया है और उनको हक मिले इसका प्रयास भी कर रहा हूँ। जी, तो हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि देश की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि राज्य के लिए तो आपने कहा आपकी तरफ से भी कई योजनाएं हैं और यकीनन केंद्र सरकार में भी और प्रधानमंत्री जी की भी कई योजनाएं, कई विजन हैं, तो किस तरह से आने वाले समय में भारत को आप देखते हैं? देखिए, सांसद बनने के बाद में ऐसा एक महसूस हो रहा है जी कि मोदी जी हमारे जैसे एक सांसद को भी इतनी मेहनत करवा रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि वो 16 घंटा 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, अनेक योजनाओं को लाके और हम लोग को जोड़ रहे हैं, जी एक हमको सहभागी बना रहे हैं उसके अंदर में। जब संसद में हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारा जीवन जो है अब धन्य हो गया। जी बहुत सारी इच्छाएं लोग प्राप्त करने का दौड़ में रहते हैं, लेकिन ऐसे समय के अंदर में मैं सांसद बना हूँ। वास्तव में जनता ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि ऐसे समय में सांसद बनाया है जहाँ पे इतनी योजनाएं आ रही है देश के लिए। आप देखेंगे वो धारा 370, 35 है, ट्रिपल तलाक जैसे CAA, मतलब ये देश को नए सिरे से खड़ा करना कि एक नया रूप देना, एक नया भारत, यही नया भारत है जी कि इस भारत के अंदर में कहीं भी कोई हिस्सा जो है वो ना छूटे। जी तो इस ओर जो पूरा जो है इसके अंदर संघीय प्रणाली में हर राज्य को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। बिल्कुल नए भारत के निर्माण के अंदर में राज्य दूर हट जाएगा तो नया भारत वही है। जी। ये राज्य मिलके ही एक भारत बना है। तो हर राज्य की भी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को ईमानदारी के साथ में पहुंचाए, धरातल पर योजनाओं का लाभ मिले। व्यक्तिगत योजना है तो उनको व्यक्तिगत उनके खातों में पैसा पहुंचाने का काम तो केंद्र का है, लेकिन जिन मदों के अंदर में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को पैसा देती है उसका सदुपयोग होना चाहिए। एक प्लान के तहत अगर उसका उपयोग करेंगे, आप देखेंगे कि एक सड़कों का जाल फैल रहा है जी इस देश के अंदर में। आप गंगा जी तीर्थ यात्रा में जाता है, आप गंगा तट को देखेंगे, एक आधुनिक बन चुका है। तो ये जो सारी हिस्सों के अंदर में, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, एक सामाजिक सरोकार भी है जो केंद्र सरकार के अंदर में कि सामाजिक सरोकार के अंदर में कि कौशल उन्नयन के अंदर में लोग खड़े हों, आगे बढ़ें। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे जो काम है उन कामों के लिए भी मद रखा है। एक बड़ा बजट भी अभी पेश हुआ है जी उस बजट के अंदर में देखिए आ गया है, कोरोना एक आ गया जी उसके अंदर में एक संकट आया ये। जी अब इस संकट से भी हमको खड़ा होना है, कहीं ना कहीं जाके फिर से भारत को खड़ा करना है, अर्थव्यवस्था ठीक करना है। जी इसके अंदर में जो है केवल आरोप से देश खड़ा नहीं होना है कि आप आरोप लगाना बहुत सरल है कि इसके खाते में 7,000 डाल दो, इसके खाते में 10,000 रुपए डाल दो, अरे खत्म हो जाएगा भाई वो पैसा। लेकिन जो पैसा हम
लगाकर आने वाले लॉन्ग टाइम में देश खड़ा हो, इस और जी। लोगों को सुझाव देना चाहिए। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा खुला रहता है घर, आइए सुझाव दीजिए कैसा देश का निर्माण होना जी, चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कभी भी दुराभाव से सदन में कभी बात नहीं किया है। जी सभी दलों को साथ लेकर जो है जी। एक कोशिश की है जी। कि एक नए भारत में सबकी भागीदारी बने। जी बिल्कुल, और वो लीडरशिप अभी इस महामारी के वक्त देखने को भी मिली है। हमारे साथ एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो हेलो। हेलो, जी कौन बोल रहे हैं आप? मैं मनोज कैसपुर लोहारा ब्लॉक कवर्धा जिला से बोल रहा हूँ। जी मनोज जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? ये क्या है, प्रधानमंत्री योजना में मकान का वो हुआ है पास, जी। जिसका आखिरी किस्त मिल नहीं रहा है, हम्म। और वो जो पंचायत से 15,000 रुपया देते हैं जी वो भी नहीं मिल रहा है। वो योजना क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल किया मनोज भाई, मैं भूल गया था। एक प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा सपना है कि हर गरीब आदमी के सर पे एक पक्की छत हो, उसका सपना पूरा हो, उसके घर भी एक अच्छे मकान के अंदर में रहे। अब 2 कमरे का कर दिया, पहले 1 कमरे का था, अब उसको 2 कमरे का किया है, और उसको अब बढ़ा भी दिया है। अब 1,95,00,000 मकान बनने हैं। जो व्यक्ति के जो है पूरे देश के अंदर में उस गरीब आदमी को लगेगा कि मेरे जीते जीत मैं एक घर का मालिक बन गया। तो ये भाव जो लोगों का एक दुख है, इस सारे दुख को दूर किया है। और पोर्टल के अंदर में मैंने अभी बात किया था अधिकारियों से कि ये मकान का जो है प्रधानमंत्री आवास जो हमको 2022 तक के हर कच्चे मकान को जो है, खपरे के मकान को हमको पक्का करना है। तो इस ओर जो है वो ईमानदारी से प्रयास करें। जो भी डिमांड आएगी वहाँ पे हम भी बात करेंगे वहाँ केंद्र सरकार से, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को मकान जो है वो जल्दी मिल जाए। जी सोनी जी, चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि आप चूँकि रायपुर के सांसद भी हैं और देश में जो सरकार है उसके प्रतिनिधित्व भी हैं, तो राज्य और देश में किस तरह से आप भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है जी कि नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो बात किए हैं जी। उसके अंदर राज्यों को दल से ऊपर उठना चाहिए। अब चुनाव हो गए भाई आपके, जी। अब आपका झंडा डंडा थोड़ा आप अलग रख दीजिए। अब केवल एक विकास का झंडा होना चाहिए, जी। और उस विकास के झंडे के साथ में हर राज्य को जुड़ना चाहिए। अच्छे संबंध केंद्र से बनाने चाहिए ताकि उनको जो मदद है वो मिले। तनाव के अंदर में आपका समय खराब होगा, जी आपके प्रदेश में जितनी भी जनता है उनका सपना भंग होगा। तो ऐसे समय के अंदर में हमको पॉजिटिव, सकारात्मक रूप में आपको, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे इतना बड़ा बहुमत मिला आपको, 69 विधायक, जी हम 14 में सिमट के रह गए। तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई। जी जब बड़ा बहुमत मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। जी। आप केंद्र से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाइए, अच्छे आप बातचीत उसके अंदर में करिए। ऐसे कोई शब्दों का उपयोग ना करें जिससे तनाव पैदा हो। जी जो हम सांसद लोग हैं, पूरे 11 सांसदों को बैठा के आप अपनी बात को रखें। जी अभी तक एक बैठक नहीं बुला पाए, जी जी तो दुख होता है इस बात का। अरे हम काम करना चाहते हैं भाई, हम प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जी। लेकिन एक दूरी बनाकर विकास नहीं हो सकता। जी आप जब तक के चर्चा, पॉजिटिव चर्चा नहीं करेंगे, तब तक के राज्यों का, जो संपूर्ण राज्यों का जी अगर विकास होगा, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, तो एक नए भारत का निर्माण होगा, जी समस्या मुक्त भारत का निर्माण होगा, जी लोगों को सुविधा युक्त भारत का निर्माण होगा, जी और लोगों को भी लगेगा कि हम इस देश के अंदर में अनेक विश्व के जो देश है उनसे हम बहुत बेहतर आगे जी। बढ़ रहे हैं। जी। यही जो है, मिले, बैठकर बात करें, जी सबका साथ सबका विकास, ये नारा है, इससे जुड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के सवालों के अच्छे से सबको जवाब भी दिए। तो आज हमने जाना कि सब लोग मिलकर ही एक अच्छे और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।